हाय एवरीवन, पॉलिटी मास्टर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि एकात्मक सरकार और संघीय सरकार क्या होती हैं, ये किन किन देशों में हैं और ये क्यों निर्मित की गई थी। आज हम पढ़ेंगे संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलना, उनकी विशेषताएं और उनकी कमियां। संघीय सरकार की विशेषता होती है उसमें दोहरी सरकार होती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि भारत में भी द्विध राज पद्धति है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार दोनों अलग अलग होती हैं। एक संघ होता है जिसमें केंद्र अपनी शक्तियां राज्यों को देती नहीं, बल्कि संविधान द्वारा उनको केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनमें शक्तियों का विभाजन होता है। ये एक दूसरे के समपूरक रहते हैं, एक दूसरे में सह अस्तित्व का विश्वास रखते हैं। संघीय सरकार की दूसरी विशेषता होता है लिखित संविधान। हम देखते हैं कि संघीय सरकार में, हम भारत में देखते हैं कि लिखित संविधान है भारत का, और लिखित संविधान में इसकी अनिवार्यता है। अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो यह अपनी मर्जी से कुछ भी मौखिक रूप से अगर कहेंगे तो वो कुछ भी मान्य नहीं होगा। अगर उस सरकार के पास लिखित संविधान होगा, आज हम जैसा देखते हैं कहीं पर भी झगड़ा या कुछ भी हो जाता है तो हम कहते हैं कि लिखित दस्तावेज देखिए, आपने इसमें यह लिखा था, आपके ये नियम थे। हम इसका उदाहरण देख सकते हैं कि एक स्कूल है जिसमें एक नियम बना होता है कि आपको इस कक्षा का यह विषय पढ़ाना है। अगर वह टीचर मुकर जाए कि नहीं, मैं नहीं पढ़ाता था, मैं नहीं पढ़ाऊंगा या कुछ भी, तो एक लिखित दस्तावेज रहता है कि हाँ, आपको ये कक्षा दी गई थी, इसमें यह पढ़ाना था, ये आपका विषय है, तो अपनी बातों से नहीं मुकरेगा। वैसे ही अगर लिखित संविधान संघीय सरकार में होगा तो वह राज्य सरकार के उसमें कुछ शक्तियों का बंटवारा बताया गया है, केंद्र सरकार का उसमें बताया गया है। भारत की सरकार में हमने देखा है कि केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का विभाजन है, जो हमारी 7वीं अनुसूची में विस्तार से बताया गया है। संघीय सरकार का तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। राष्ट्रीय सरकारें और क्षेत्रीय सरकारों को संविधान द्वारा शक्तियां बताई गई है कि राज्यों में कौन सी शक्तियां रहेगी, केंद्र में कौन सी रहेगी। संविधान की सर्वोच्चता होती है। संघीय सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होनी अनिवार्य है। संविधान सर्वोच्च होगा तो केंद्र और राज्य अपनी मनमानी नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। संविधान में जो लिखा होगा वो उनके लिए, उनके अनुसार कानून निर्माण होगा, उनके अनुसार नीतियों का निर्माण होगा, उनके अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन आसानी से होगा और एक दूसरे के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। संघीय सरकार का एक और पॉइंट है कठोर संविधान। कठोर संविधान होना अनिवार्य है। कठोर संविधान होगा तो वो आसानी से उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करेंगे। अगर लचीला संविधान होगा तो आसानी से कुछ भी फेरबदल हो जाएगा और उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। संघीय सरकार का एक और पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। जब केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ भी मनमुटाव या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाए तो न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कार्यों का निर्वहन करेगा, स्वतंत्रता पूर्वक किसी एक पक्ष में न होकर स्वतंत्र पक्ष अपनाएगा। संघीय सरकार का एक और पॉइंट है द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब केंद्र और राज्य में दोनों में अलग अलग सरकारें होगी, दोनों को अलग अलग स्वायत्ता है, दोनों अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी कार्यों का, नीतियों का निर्माण करते हैं, तो उनमें द्विसदनीय विधायिका का होना अनिवार्य होगा, जैसा कि केंद्र में सदन और राज्यों में विधानसभा। अब हम देखेंगे कि एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार की विशेषता है कि एकल सरकार होती है जो राष्ट्रीय सरकार होती है। उसमें क्षेत्रीय सरकार बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
क्योंकि जब एकात्मक सरकार है, एकल सरकार है, जो केंद्रीय है, तो उसमें वह जो निर्णय लेगा, जो कानून नीतियाँ निर्माण करेगा, वह एकल सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्मित होगी। तो उसमें संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि उसमें प्रांतीय सरकारें नहीं है जिसमें उनको यह प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए क्या क्या शक्तियाँ होगी, क्या क्या नियम कायदे कानून होंगे। तो उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं होगी। जो भी नियम बनेंगे केंद्र सरकार के द्वारा बन जाएंगे। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, समस्त शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती है, क्योंकि सारी ही शक्तियां केंद्र में है, तो शक्तियों का बंटवारा फिर किससे होगा। संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी, जैसा कि हमने देखा है कि जापान में एकात्मक सरकार है जहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है पर संविधान सर्वोच्च ना होकर सदन सर्वोच्च है। इसलिए संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संविधान कठोर भी हो सकता है, जैसा कि फ्रांस में है संविधान कठोर है, और लचीला भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में है। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि एकात्मक सरकार है तो उसमें न्यायपालिका एक ही पक्ष में होगी। वहाँ अगर दो पक्ष होते तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी अनिवार्य थी, पर यहाँ एकात्मक सरकार है, एकल सरकार है, जो केंद्र सरकार है, तो उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी। विधायिका द्विसदनीय भी हो सकती है जैसा कि ब्रिटेन में है, और एक सदनीय भी हो सकती है जैसा कि चीन में है। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। आज तक के लिए इतना ही।